खोला था वारेन और कहाँ पे खोला था? वारेन हॉस्टिंग कलकत्ता। वारेन हॉस्टिंग हेस्टिंग कलकत्ता में सबसे पहले मदरसा खोला था। जो ब्रिटिश शासन का एक गवर्नर थे उन्होंने यस सर। क्या किया था? कलकत्ता खोला था। और किसके काल में या किस वर्ष सबसे पहले शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपया का बजट आवंटित किया गया था? हाँ, 1813। किसका शासनकाल था? लॉर्ड हेस्टिंग। हॉस्टिंग यस सर। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में सबसे पहले ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1,00,000 रुपए का बजट जो है बनाया गया था शिक्षा पर खर्च करने के लिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट पे खर्च करने के लिए 1,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया था। चलिए अब इधर से पूछते हैं, पहले इस लाइन से उत्तर, अब ऐसे करते हैं, अब इस लाइन से उत्तर बोलेंगे। किस विश्वविद्यालय के आधार पर? उत्तर कोई नहीं बोलेगा, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करते हैं। बैठ जाइए, पिछली मेमोरी देखते हैं किसकी याद है, कौन भूलता है। ठीक है, हमारा 2 क्वेश्चन है। किस विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय बना? किस विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय बना? आप लोगों से सवाल, या किस सन में बना? दोनों क्वेश्चन। चलिए इस लाइन में कौन बताएगा? भारत किस विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय बना या कब बना? कहाँ पे वैसे देखो तो? लंदन विश्वविद्यालय। क्या चीज? कहाँ पे वैसे देखो? क्या हम नहीं देखे, मेरे नहीं मिल रहा है। ठीक है चीटिंग। देखिए चीटिंग बिल्कुल मत करिए, देख के चलिए, आप देखिए खुद नहीं। ठीक है, याद आता है। लंदन विश्वविद्यालय आपका सही है। 1854 ईस्वी में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर विश्वविद्यालय बना था। आप बता दीजिए किसके शासन काल में, उसमें गवर्नर जनरल कौन था? कौन गवर्नर जनरल था भारत का जो सबसे पहले विश्वविद्यालय बना? लॉर्ड डलहौजी। यस सर। लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्हीं के शासन काल में सबसे पहले विश्वविद्यालय बना था। 1854 ईस्वी में 3 विश्वविद्यालय बने थे, एक कलकत्ता में, दूसरा मुंबई में और तीसरा मद्रास में। 3 विश्वविद्यालय बने हुए थे। ये जब भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी उसी समय। और अब आपको बताना है कि हंटर आयोग किस गवर्नर जनरल के काल में भारत में शिक्षा का अपना प्रस्ताव दिया था? किसको आ रहा है उत्तर? सही किसको आ रहा है? देखिए डलहौजी आपने कहा नहीं। इलेमेंटिक। अब ऐसे बोलते जाएंगे, ऐसे मत करिए। अगर कंफ्यूज, लॉर्ड रिपन। यस सर। लॉर्ड रिपन भारत के सबसे उदारवादी गवर्नर जनरल थे। उन्हीं के काल में हंटर आयोग का गठन किया गया था। हंटर ने भारत में प्राइमरी शिक्षा पर, मतलब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो ये हंटर आयोग था। अब आपको बताना है भारत की किस रियासत ने सबसे पहले निःशुल्क शिक्षा शुरुआत की थी? गुरु जी क्या पूछे? इसमें एक सेकंड बंद करिए। देखिए पहले नंबर, हिस्ट्री में पढ़ते समय 3 चीज का बहुत ध्यान में रखिएगा। सुनते समय भी, पढ़ते समय भी और बोलते समय भी। देखिए टाइम, समय, इतिहास हमेशा समय से चलता है। तो टाइम, हम जब भी जो चीज लिखेंगे, हम लिखे या ना लिखे, आपके दिमाग में इंक्लूड होना चाहिए
कि इसके कोई ना कोई राजा होगा, कोई ना कोई गवर्नर जनरल होगा, कोई ना कोई व्यक्ति होगा जिसके शासनकाल में ये काम चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको पहले से ये दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये होता है, एक क्वेश्चन चलना ही चाहिए कि ये लिख रहे हैं तो ये किसके शासनकाल में, तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो टॉपिक समझ लीजिए, इसमें एक टॉपिक है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान शिक्षा, एजुकेशन, ठीक है, जो भी आप लोग पढ़ रखा है नीचे रखिए, शिक्षा तथा प्रेस का विकास। ठीक है, सर लाइट बंद कर दीजिए, सर आप क्या नहीं बंद आवाज तेज आ रही है हमारी, चलिए बंद मत कीजिए, तेज आवाज हैं? आएगी, बंद मत कीजिए, नहीं हो तेज आवाज आएगी, आवाज तेज आ रही है। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं आ रही है। बंद मत कीजिएगा सर। अच्छा चलिए, अब थोड़ा आप लोग शांत हो जाइए। ठीक है, टॉपिक हम आपको ये बता चुके हैं। ठीक है, शिक्षा, ये क्या है, प्रेस। अब कोई कॉपी किताब खोलेगा नहीं और शांत बैठ जाइएगा। ठीक है, नहीं हम पीछे कर देंगे अगर शांत आवाज आई तो, और ध्यान से सुनिएगा। प्रेस क्या है, क्या है प्रेस, जरा खड़े होकर बताइए। प्रेस सर, आप नहीं खड़े हुए, हम बोलिए प्रेस क्या है, 2 लाइन में बोलना है, बोलिए क्या है। संवाद और वाद का एक केंद्र होता है जिसमें मतलब संवाद की छपाई होती है, उससे मतलब विचार क्या प्रभाव, प्रेस से क्या प्रभाव, समाज को क्या प्रभाव है, प्रेस से या प्रेस को आईएएस में क्यों टॉपिक रखा गया है प्रेस का? क्योंकि प्रेस से प्रभाव ये बच्चा विचारों का प्रसार होता है, और हाँ, विचार का प्रसार के लिए प्रेस को रखा गया है। तो विचार के प्रचार से क्या होगा? विचार प्रसार से अगर कोई भी स्थानीय आंदोलन या फिर कोई अपना विचार मत देना चाहता है तो वो दूर दूर तक जाता है। कौन बताएगा? हाँ आप बताइए, क्या बताएंगे प्रेस के बारे में, बताइए क्या बताएंगे। सर लोगों को जागरूक करता है। प्रेस लोगों को जागरूक करता है। ठीक है, प्रेस में क्या क्या है, प्रेस में क्या क्या आता है? पहले देखिए, टॉपिक तो है, पहले आप लोग क्या जानते हैं पहले ये सोच लीजिए। प्रेस क्या है, प्रेस में क्या क्या चीज आती है? प्रेस में पत्रकारिता में क्या क्या चीज? एक संपादक होता है जो उसमें मतलब ठीक है, संपादक है, पेपर निकाल दिया, पत्रिका निकाल दिया, और क्या शामिल है प्रेस में? जनता के द्वारा फैलाया जाता, तो जनता के द्वारा किस क्या है माध्यम, क्या है प्रेस का माध्यम, क्या है? मतलब है कि सूचना का माध्यम क्या क्या है जो होता है? रेडियो द्वारा, छपाई के द्वारा, पेपर है, संवाद, आपका मोबाइल है, टेलीविजन है, ये सब क्या है? प्रेस है। माध्यम। तो ये आज का माध्यम है कि पहले का माध्यम? ये आज का माध्यम है। ये तो आज का है। अब तो ये चीज आप, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि क्या उस समय मोबाइल से या टेलीविजन से लोगों को प्रचार प्रसार किया जाता है, तो ये सही नहीं है। तो ये तो आज है। तो पहले प्रेस का क्या महत्व था, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान प्रेस का क्या महत्व था, ये टॉपिक है। तो प्रेस उस समय क्या महत्व था? पत्रिकाएं, जो बुक या पेपर जो छपते थे, उनका महत्व होता था। और उनका महत्व क्या होता था? लोगों को उनसे सूचनाएं मिलती थी, जैसे आज हमको सूचनाएं मिलती हैं। आज हमको मान लीजिए दिल्ली में कहीं हुआ, मुंबई में कुछ हो रहा है, तो आपको तुरंत भाई मोबाइल, भाई टीवी, कभी आपको सूचना मिल जाएगा, या कल आप पेपर पढ़ेंगे तो आपको सूचना मिल जाएगा। वैसे ही ब्रिटिश शासन काल के दौरान प्रेस की क्या भूमिका थी? लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने में। अगर प्रेस नहीं होता तो हमारे भारत में लोग जागरूक हो पाते क्या? अगर पत्रिकाएं होती नहीं होती तो जागरूक एक दूसरे को कैसे सूचना फैलाई जाती? नहीं होती ना। मान लीजिए बस्ती में कोई शासन कर रहा है और गोरखपुर वालों को मालूम नहीं, तो ये सूचना कैसे जाती है? तो इसका काम किसने किया? प्रेस ने काम किया। तो प्रेस ने ये जो काम किया, तो जब भी प्रेस होता है, पेपर या कोई चीज़ निकलता है, कोई न्यूज़ आप कहते हैं कि वायरल हो गया, या तो वायरल अच्छी न्यूज़ होती है या तो खराब होता है, या किसी के बाद खराब हो जाती है। तो वैसे ही
उस समय सरकार के द्वारा, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो भी सरकारी काम किए जा रहे थे उनके बारे में पत्रिकाओं के माध्यम से कई विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए और विचार प्रकट करने से लोगों में संचार हो गया, यानी लोग जान गए। जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वैसे ही उन्होंने भी जो चीज़ लिखा लोगों ने पढ़ा और लोग जानने लगे। तो वैसे ही इस प्रेस के माध्यम से लोग जागरूक होने लगे। तो प्रेस में सबसे पहले प्रेस की शुरुआत कौन करता है? देखिए, एक अंग्रेज ही था, एक अंग्रेज था, उसी ने ब्रिटिश शासन काल के दौरान एक पत्रिका निकाली, एक पेपर उसने निकाला और उसने निकाला कि ब्रिटिश शासन काल क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो पहले एक वहाँ क्या कहते हैं, जेम्स बोल्ट्स था, जेम्स बोल्ट्स नामक व्यक्ति, इसने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक पत्रिका, एक कागज में प्रेस में छपवा दिया उसने। तो जब ब्रिटिश सरकार को पता चला तो इसको सीधे लंदन भेज दिया गया। तो क्योंकि ये अंग्रेज था तो इसने देखा तो इसको कहाँ भेज दिया गया, लंदन इसको भेज दिया गया। तो इसको तो लंदन भेज दिया गया क्योंकि इसने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या हुआ, पेपर में कुछ शब्द ऐसे निकाल दिए जो सरकार की आलोचना हो गई। इसके बाद एक और अंग्रेज था जिसने सबसे पहले पत्रिका निकाला। किसी को मालूम है कौन अंग्रेज पहला था जिसने भारत में पेपर में सरकार के खिलाफ पहली बार सरकार की आलोचना की? उसका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की उसका नाम था। उसने उस समय ब्रिटिश शासन काल में जो शासन चल रहा था उनके खिलाफ उसने एक पत्रिका निकाल दी, द बंगाल गजट। द बंगाल गजट में उसने सरकार की आलोचना कर दी कि सरकार शासन सही से नहीं चला रही। तो सरकार ने क्या किया, उसकी पत्रिका को बंद करवा दिया। उसको पत्रिका को बंद करवा दिया। चूंकि वो एक अंग्रेज था तो सरकार लोग भी ये सोचते थे कि ये तो अंग्रेज है, ये तो भारत में रुकेगा नहीं, इसको लंदन भेज दीजिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये तो निकालेगा तो इसको तो हम अगर भगा देंगे तो आएगा नहीं। तो चूंकि वो कंपनी के अधीन काम करता था इसलिए उसको सीधे लंदन भेज दिया गया। ठीक है, उस समय लंदन कैसे गए होंगे वो? पानी वाले जहाज, पानी के जहाज से। ठीक है, क्योंकि हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय, तो पानी के जहाज से गए थे। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की, तो आपको देखिए अब यहाँ से लिखना है कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की पहला अंग्रेज था जिसने द बंगाल गजट का प्रकाशन किया। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट नामक पहला भारतीय पत्र का प्रकाशन किया। ये पहला पेपर था जो आज आप लोग दैनिक जागरण, आज हिंदुस्तान जो पढ़ते हैं ना, सबसे पहले जो पेपर निकला था वो था बंगाल गजट। ये 1776 ईस्वी, इसको डेट भी लिख लीजिए आप, 1776 ईस्वी है। हम बता रहे हैं वो क्रम है, सबका क्रम है, बहुत से पेपर हैं। पहले इसको लिखिए, 1776 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में सबसे पहले ये द बंगाल गजट, इसका एक और नाम था द कलकत्ता जनरल। इसका एक अन्य नाम, इसका एक अन्य नाम था द कलकत्ता जनरल एडवाइजर। द कलकत्ता जनरल एडवाइजर।
द कलकत्ता जनरल एडवाइजर इसका अन्य नाम था। सरकार की देखिए उसने सरकार की आलोचना करती है। आज ये बताइए जो पेपर निकलता है तो क्या उसमें सरकार की आलोचना होती है? सर जो आप लिखे हैं 1773 में बंगाल गजट नाम पहला भारतीय पत्र का प्रशासन को संपादन हुआ। प्रकाशन इसको जो है इसको पूरा मिटा दें क्या, इसको प्रकाशन करिएगा, ये प्रशासन लिख दिया प्रकाशन। पत्र का प्रकाशन किया, प्रकाशन होगा इसका, प्रशासन और गलती से लिख दिया प्रकाशन। प्रकाशन इसको ऐड कर लें क्या? देखिए हम ये पूछ रहे थे आप लोगों को, देखिए सब चीज़ जानना जरूरी है। एक आलोचना हुई तो एक पेपर बंद हो गया, ठीक है। क्यों बंद हो गया पेपर? क्यों बंद हुआ? क्योंकि सरकार की आलोचना। और हमने आपसे बहुत छोटा क्वेश्चन पूछा, क्या आज सरकार किसी पेपर में आप लोग पढ़ते तो होंगे ना पेपर, तो हमने तो बहुत छोटा क्वेश्चन पूछा, क्या सरकार की आलोचना लिखी होती है उसमें? लिखी जाती है सर, फिर भी उतना क्लियरिटी से नहीं। हाँ या ना? बस हाँ लिखी जाती है। हाँ तो एग्जैक्ट बोलिए, संदेह वाला आंसर नहीं। लिखिए, हम सिर्फ एक ही चीज पूछ रहे हैं, कम ज्यादा नहीं पूछा है। आप लोग देखिए क्वेश्चन को पकड़िए, जब कहें कि कम लिखते हैं कि ज्यादा, तब ना कहिए कम ज्यादा। हमने तो सिर्फ यही पूछा है कि आलोचना होती है कि नहीं, तो आपको कहना है हाँ। अब आपको ये सोचना चाहिए, ठीक है, तो सरकार की आलोचना होती तो सरकार क्यों नहीं उनको जो आलोचना करते हैं सरकारी काम का उनको क्यों नहीं मन को करते? भारतीय संविधान में इसका उल्लेख हुआ कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और उसके अनुसार अगर किसी भी प्रश्न पर आलोचनात्मक प्रश्न के दायरे में उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप सही कह रहे हैं। यस सर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या कहा गया है? इसमें कहा है कि आप सरकार के कार्यों की तो आलोचना कर सकते हैं, सरकार काम करती है, लेकिन किसी व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि वो व्यक्तिगत और संप्रभुता। तो हम ही बोल रहे हैं, तो आप बोल दीजिए। आप इधर आइए, हम बैठ जाएं, आप बोल दीजिए। बीच में जब बोलते हैं अच्छी बात है, लेकिन जब हम आपको 10 मिनट देंगे आप पूरा बोलिएगा, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य करिए 10 मिनट के लिए, उसके बाद। तो ये कहने का ये मतलब है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये अंग्रेजों ने तो समय ये बंद करवा दिया, उन्होंने जो लिखा वो बंद करवा दिया। सरकार भी आपको ये ऑफर करती है, आप अपनी समीक्षा दीजिए कि सरकार यहाँ काम गलत कर रही है, ये गलत कर रही है, आप अपना राय दे सकते हैं। तो ये बाद में संविधान में जोड़ा गया है, इसीलिए अनुच्छेद 19 जोड़ा गया है कि हमारी अभिव्यक्ति की तो आज़ादी है। हम सरकार कोई वो नहीं है अनुसार की अनुवांशिक या उसको ये कहते हैं कि आप उसको हटा नहीं सकते, अपने आप मत दे सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं अभिव्यक्ति, लेकिन किसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि सरकार ने ये काम किया कि नहीं किया। जैसे हमारी ये योजना चल रही है, आप अपनी राय दे सकते हैं कि इसको और अच्छा कैसे किया जाए, ये सरकार यहाँ गलत है, तो ये सरकार की आलोचना नहीं, एक सरकार का सुझाव है सरकार की। तो वैसे ही उस समय जब जेम्स ऑगस्ट हिस्की ने ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो अपना पत्र निकाला बंगाल गजट, तो उसमें सीधे सरकार की आलोचना कर दी गई, तो उस पत्र को बंद करवा दिया गया, उनको लंदन भेज दिया गया। इसके बाद फिर एक पत्रिका निकलती है भारतीयों के द्वारा, पहला भारतीय व्यक्ति जिसने साहस किया कि वो पत्र निकाल दे। ऐसा कौन पहला भारतीय था जिसने पहला पेपर निकाला, पत्र निकाला? उनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य। गंगाधर भट्टाचार्य पहले ऐसे व्यक्ति थे, भारतीय, पहले भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन, लिख लीजिए इसको, जिन्होंने ब्रिटिश शासन काल के दौरान
जिन्होंने ब्रिटिश शासन काल के दौरान पहला पत्र निकाला, मतलब ये पहले भारतीय थे, पहला पत्र निकाला, और इसका नाम था इंडिया गजट। इनके जो पेपर, इंडिया गजट, इंडिया गजट इन्होंने जो निकाला था, इसका नाम था इंडिया गजट। इन्होंने, देखिए इंपॉर्टेंट है, ये पहले भारतीय व्यक्ति थे गंगाधर भट्टाचार्य, जिन्होंने पहला पत्रिका, भारतीय थे ऐसा। अंग्रेज कौन था पहला? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्या कहेंगे आप लोग? देखिए क्वेश्चन ऐसे ही ना उठता है कि पहला अंग्रेज कौन था, लेकिन पहला भारतीय कौन था? भट्टाचार्य। इन्होंने, ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने पत्रिका की शुरुआत कर दी। इसके बाद कई अंग्रेज और कई भारतीयों ने पत्रिका शैली में शुरुआत कर दी। हम आपको देखिए पढ़ा रहे थे राजा राम मोहन राय के बारे में, कि उन्होंने भी अपनी पत्रिका के माध्यम से समाज में उन्होंने नई विचारधारा पैदा की। उन्होंने एक ऐसी पत्रिका निकाली कि जिसमें उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। उस पत्रिका का क्या नाम था? उस पत्रिका का क्या नाम था? अब बोलिए। देखिए उस पत्रिका का नाम था संवाद कौमुदी। हम इसको क्वेश्चन पूछ चुके हैं, आपको बता भी चुके हैं। संवाद कौमुदी ये पत्रिका थी, जिसमें उन्होंने सती प्रथा, तो कहने का ये मतलब है कि बाद में पत्रिका के माध्यम से प्रकाशन, तो 1821 ईस्वी में उन्होंने पत्रिका निकाला संवाद कौमुदी। तो इसको लिख लीजिए, 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी नामक पत्रिका के माध्यम से संवाद कौमुदी नामक पत्रिका के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को दूर करने का विचार प्रस्तुत किया। दूर करने का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने देखिए उस पत्रिका में लोगों को बताया, और जब उन्होंने बताया तो कई लोग समूह बना, कई लोगों ने जाके, जब आप किसी विचारधारा को फॉलो करेंगे तभी ना आप बता, जैसे मान लीजिए हमको किसी ने पढ़ाया होगा तभी ना हम पढ़ा रहे हैं आपको, ऐसे समझिए इसको। आपको हम बता रहे हैं तो कल आप भी किसी को गाइड बीच में रास्ते में कोई पूछेगा तो आप बताएंगे। तो ये जो चलती है ये पीढ़ी दर पीढ़ी, या जो ये कम्युनिकेशन जिसको आप संचार कहते हैं, ये कैसे चलता है? एक विचार दूसरे विचार को, तो उन्होंने ये शुरुआत कर दी। उसके बाद क्या किया? उन्होंने समझा दिया, क्लियर कर दिया, समाज में एक नया पैगाम दे दिया। तो ये पत्रकारिता का विकास हुआ कि नहीं हुआ? पत्रकारिता। तो उन्होंने एक और अंग्रेजी में एक पत्रिका और बहुत फेमस निकाली थी, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मनिल मैगजीन, इसको लिख लीजिए, ब्रह्मनिल मैगजीन नामक अंग्रेजी पत्रिका का प्रकाशन किया। कब किया था सर? ब्रह्मनिल मैगजीन का, इसका डेट क्लियर नहीं है। ब्रह्मनिकल, सॉरी इसको कल कर लीजिएगा, ब्रह्मनिकल है, सॉरी ब्रह्मनिकल है, ब्रह्मनिकल है, ये ब्रह्मनिकल है। ब्रह्मनिकल मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन किया। जब राजा राम मोहन राय, देखिए राजा राम मोहन तो समाज से दूर करने के लिए अपना पत्रिका निकाल ही रहे थे,
एक ऐसी भी पत्रिका थी जो राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध, एक तरफ तो सती प्रथा का विरोध कर रहे हैं और कुछ लोगों ने समर्थन भी किया। तो ऐसी, ये आईएएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी ऐसी पत्रिका थी जो राजा राम मोहन राय के विरोध में उस पत्रिका को निकाला गया और सती प्रथा के समर्थन में निकाला गया। उस पत्रिका का नाम था चंद्रिका। लिख लीजिए 1822 में 1822 ईस्वी में चंद्रिका नामक पत्रिका का प्रकाशन राजा राम मोहन राय के विरोध में किया गया। लेकिन इसमें भी सती प्रथा का समर्थन किया गया। हाँ, इस पत्रिका में सती प्रथा का समर्थन किया गया। सती प्रथा का समर्थन किया गया। ये दूसरी पत्रिका थी चंद्रिका। इसमें राजा राम मोहन राय का अरे भाई स्वतंत्रता थी। हाँ, तो विरोध कैसे किया? राजा राम मोहन राय क्या चाहते थे? सती प्रथा का अंत चाहते थे, लोगों में संचालितता का विकास चाहते थे। देखिए, सती प्रथा का वो विरोध कर रहे थे। उस समाज में कुछ लोग ये भी चाहते थे कि सती प्रथा बंद ना हो। ठीक है, आप ये तो सभी लोग जानते हैं कि चलिए राजा राम मोहन राय विरोध कर रहे थे, उनकी एक पत्रिका संवाद कौमुदी थी। लेकिन ये लोग कहाँ लोग जान रहे हैं कि एक ऐसी भी पत्रिका थी कि जो समर्थन कर रही थी। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। चंद्रिका नामक पत्रिका थी, इसको उठाएं। देखिए, हिंदी का पहला पत्र, हिंदी का जुगल किशोर ने 1826 ईस्वी में हिंदी भाषा में और हिंदी भाषा के विकास के लिए पहले पत्र का प्रकाशन हुआ कानपुर में 1826 ईस्वी। जुगल किशोर। हिंदी भाषा का पहला पत्र। हिंदी भाषा का पहला पत्र उदंड का प्रकाशन कहाँ से किया? कानपुर से। ये हिंदी का हुआ। उस समय देखिए बहुत से आंदोलन चल रहे थे। आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में आंदोलन तो पढ़ा ही होगा। नील आंदोलन पढ़ा है? यस सर। क्या था नील आंदोलन? नील की खेती के लिए विद्रोह हुआ था। कहाँ पे? चंपारण में हुआ था और बंगाल में। सबसे पहले नील आंदोलन कहाँ चला? बंगाल में। बंगाल में? यस। कहाँ पे? किस जिले में? जिला नहीं याद, लेकिन स्टार्टिंग हुई बंगाल से। बंगाल में हुई थी। तो बंगाल के नदिया जिले में, ठीक है, बंगाल के नदिया जिले में नील आंदोलन। क्या था ये नील आंदोलन? नील आंदोलन में सर कुछ ऐसी जमीनें थी जहाँ पर उनको नील अनिवार्य कर दिया गया। नील की खेती अनिवार्य थी उसमें, उसके अलावा और कोई खेती नहीं की जा सकती थी। लेकिन नील की खेती से जमीनें बंजर हो जाती थी। नील की खेती से जमीन बंजर, इसीलिए किसान नहीं चाहते थे कि ये खेती हो। यस सर। ठीक है, देखिए आप लोग सीधा सीधा समझिए। आप लोग देखिए ज्योग्राफी में भी यहाँ बैठे हुए हैं ना? यस सर। इसीलिए हम पूछ रहे थे कि देखिए दो प्रकार की एग्रीकल्चर खेती होती है। यस सर। ठीक है, एक सामान्य खेती होती है, यस सर। एक व्यवसाय।
ठीक है, व्यवसायिक खेती कौन कौन होती है? गन्ना, गन्ना हो गया, नील हो गया, कपास हो गया, तंबाकू, ये सारी है ना। तो ब्रिटिश सरकार भी, ये आप समझिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आता है, इसलिए मैं इसको सिंप्लीफिकेशन कर दे रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार यहाँ जो खेती करना चाहती थी वो व्यवसायिक, यहाँ नील की खेती, चाय की खेती करना चाहती थी, कहवा की खेती कर, वो यहाँ गेहूं चावल गन्ना की खेती नहीं, मतलब गेहूं चावल की खेती करना नहीं चाहती थी, उसको जो फायदा मिले। तो वो जब खेती करती थी तो किसानों से एग्रीमेंट करवा लेती थी, समझौता हो जाता था, ठीक है, एक समझौता कर लेते थे, और समझौता करने के बाद एक एग्रीमेंट हो जाता था, बॉन्ड पे दस्तखत करवा लेते थे। बॉन्ड मतलब बंधक पर, किसान अगर 1 साल के लिए उस पर सिग्नेचर कर दिया तो वो फिर खेती नहीं छोड़ सकता है। इसलिए किसान, उस समय बंगाल में नील की खेती बहुत होती थी, नील की मांग यूरोप में बहुत थी, यूरोप में यहाँ से निर्यात किया जाता था। ये खेती भारत के फायदे के लिए नहीं करते थे, किसके फायदे के लिए करते थे? अपने फायदे के लिए, मतलब यूरोप में बेचते थे नील को। तो बंगाल में ये नील हुआ, इसके खिलाफ आंदोलन हुआ। आंदोलन के खिलाफ एक पत्रिका जो सामने आई थी, उस पत्रिका ने तहलका मचा दिया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक कर दिया। उस पत्रिका का नाम था सोम प्रकाश, सोम प्रकाश, जिसने नील आंदोलन, क्वेश्चन कई बार आता है, तो ये सोम प्रकाश, इसके जो लेखक थे उनको हम आपको बता भी चुके हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये पत्रिका लिखा, और नील के जो किसान थे उन्होंने ऐसा शब्द लिख दिया कि किसान लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए, और उसी से बाद में जो यूरोपीय थे, अंग्रेज थे, उनको नील की खेती बंद करना पड़ा। तो आपको लिखना है कि नील आंदोलन, नील आंदोलन, इसको उठा दीजिए, नील आंदोलन, नील आंदोलन के विकास में मुख्य भूमिका सोम प्रकाश नामक पत्रिका थी। सोम प्रकाश पत्रिका थी, जिसका प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया। ये 1854 ईस्वी, 1854 ईस्वी प्रथम बंगाल नील आंदोलन। ये सोम प्रकाश ने लिखा। इसके बाद 1859 में नील आंदोलन हो जाता है। ब्रिटिश सरकार को इस पत्रिका के ऊपर प्रतिबंध लगाना पड़ता है, इसको बंद करवा देना पड़ता है इसको, और इसके खिलाफ एक कानून बाद में पास होता है, लिख लीजिए। सोम प्रकाश को रोकने के लिए, सोम प्रकाश पत्रिका के खिलाफ, इस तरह लिखिए, के खिलाफ ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1878 ईस्वी में 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर एक्ट पारित करना पड़ा। वर्नाक्यूलर एक्ट पारित करना पड़ा। अब
सरकार ने ये नियम बनाया कि कोई देसी भाषा में कोई पत्रिका नहीं निकाल सकता है। अगर किसी देसी भाषा में कोई पत्रिका निकालता है और सरकार के खिलाफ कोई भी शब्द ऐसा जो भड़काऊ होता है, जो जनता को भड़का देता है, तो उसका जो प्रेस है वो बंद कर दिया जाएगा। उसकी जो पत्रिका है वो क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। तो 1878 में सोम प्रकाश को बंद करवा दिया गया और देसी भाषा की जगह अंग्रेजी भाषा के पत्रिका पे ये नियम नहीं था। इसलिए एक पत्रिका पहले जो बंगाली भाषा में निकलती थी उसने अपनी भाषा ही चेंज कर दी। अमृत बाजार पत्रिका, लिख लीजिए, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका ने 1878 के एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बंगाली से इंग्लिश कर दी, इंग्लिश में बदल दिया, इंग्लिश में बदल दिया। अमृत बाजार जो पत्रिका थी उसने अपना जो क्या है भाषा था वो इंग्लिश में कर दिया, मतलब बंगाली में था उसको बदल दिया और किस में कर दिया? इंग्लिश में कर दिया। देखिए ब्रिटिश सरकार ने भी कई समाचार एजेंसी, उस समय कई समाचार एजेंसी की स्थापना की जो पहले थी आज भी है। वो सरकार को न्यूज पेपर के रूप में तो 1800 इसको मिटा दे क्या ऐड कर दे, हाँ ऐड कर दे। चलिए देखिए ब्रिटिश शासन ने, देखिए सरकार की एक एजेंसी होती है ना न्यूज़पेपर की, कोई नाम बताइए। ये तो पत्र है, लेकिन सरकार को आपको एजेंसी जानना चाहिए। एक सरकारी एजेंसी होती नहीं है जिसके मतलब होता है सरकार अलाउ करती है, रजिस्ट्रेशन होता है कि इससे आपको न्यूज मिलेगा। पीटीआई सुना है? यस सर। गीता प्रेस तो देखिए धार्मिक पुस्तक निकालती है, ठीक है, वो तो सरकार देखिए धार्मिक प्रस्थान के लिए नहीं। सरकार, आप यूएनआई सुना होगा, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया सुना है ना? तो वैसे ही सरकार की एजेंसी होती है। इसको आप देखिए, जब आप पढ़ रहे हैं ना तो आपको एकदम सही पढ़ना चाहिए। कहने का मतलब है आप जानिए कि ये प्रेस सरकारी प्रेस होता है जो सरकार अलाउ करती है। उस प्रेस से आपको, जैसे आप लोग न्यूज़ सुनते हैं तो सरकार को कोई वक्तव्य देना हो तो सरकार सरकारी न्यूज़ से देगा आपको वक्तव्य, प्राइवेट चैनल के माध्यम से नहीं, पहले वहाँ पे न्यूज़ देगा तो वो रजिस्टर्ड होता है। तो वैसे ही ब्रिटिश शासन ने भी भारत में समाचार को सुलभ मतलब देने के लिए उन्होंने सरकारी एजेंसी बनाया, ठीक है। जैसे सरकारी बैंक होता है ना, सरकारी बैंक होता है कि नहीं, एक प्राइवेट बैंक होता है, एक सरकारी होता है। तो वैसे ही सरकारी एजेंसी की स्थापना की। तो उन्होंने 1860 ईस्वी में शुरुआत किया। राइटर, नाम सुना है कि नहीं? राइटर, ये 1860 ईस्वी में ये है समाचार एजेंसी, सरकारी समाचार ब्रिटिश शासन के दौरान। 1860 ईस्वी में राइटर की स्थापना की। 1860 ईस्वी में 1905 ईस्वी में एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, यानी एपीआई। 1905 ईस्वी में एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया। 1927
फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। FPI, फ्री प्रेस ऑफ इंडिया 1927 ईस्वी में। उन्नीस सौ 34 यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, UPI, यूनाइटेड, देखिए ये आज भी है प्रेजेंट टाइम में। यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया भारत सरकार की सरकारी एजेंसी है जो सरकार के समाचार को मतलब उसको देने का, ये यूपीआई आज ये काम कर रहा है। ये देखिए किसके साथ है, देखिए ब्रिटिश शासन काल के दौरान ये स्थापना हुआ 1934 में स्थापित हुआ, लेकिन आज भी ये एजेंसी है। तो ये सरकारी, हर देश की एक सरकारी एजेंसी होती है, ठीक है, होती है, वहाँ से न्यूज़ मिलता है। तो ये उस समय ब्रिटिश, इस पे क्वेश्चन आता है कि मिलाने के लिए भी आता है, पूछता भी है किस सन में कब हुआ। तो ये 1934 में यूपीआई की स्थापना हुआ। यहाँ कोई कंफ्यूजन है किसी कोई? राइटर जो है पत्रिका समाचार एजेंसी है, ये कहाँ पे है? ये इंडिया में ही ब्रिटिश शासन, जैसे ये 1860 ईस्वी में उस समय इन लोगों की राजधानी कलकत्ता थी, तो वहीं से ये घोषणा कर दी गई थी कि राइटर सरकार की एजेंसी है, यानी ब्रिटिश सरकार की, ठीक है। ये ब्रिटिश सरकार के, देखिए हम आपको एक एरो से समझा दे रहे हैं, इसको थोड़ी देर के लिए इंग्लैंड मान लीजिए, ठीक है। ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड किस दिशा में है हमारे? पश्चिम में है। देखिए वर्ल्ड का नग है पश्चिम में, वेस्टर्न कंट्री है जो भारत में कि बेसिक समझिए कहानी में। बहुत लोग यहाँ BSc भी किए, बहुत लोग, मुझे मालूम है 8 टॉपिक समझाना इतना आसान नहीं है, इसलिए साथ साथ पढ़ते रहिए। और कोई समस्या है तो व्यक्तिगत भी हमसे पूछ सकते हैं, कभी भी कहीं हम आके बता देंगे। लेकिन आपको जैसे जो क्वेश्चन मन में उठता है, कंफ्यूजन से उठता है, इंग्लैंड से वो आए, हम जब शुरू से नहीं पढ़ते हैं कोई चीज़, तो पहले तो व्यापार कर रहे थे, तो व्यापार कई जगह से शुरू किए, फिर जाके वो बंगाल में बस गए वो लोग। तो जब बंगाल में बसे, तो बंगाल में बसे वो लोग, तो बंगाल में उन्होंने, बंगाल का नवाब हुआ करता था उस समय। बंगाल एक प्रांत है, आज भी है तब भी था। तो बंगाल को पहले उन्होंने पराजित किया, वहाँ के नवाब को। तो बंगाल में सत्ता अंग्रेजों ने प्राप्त की, तो सत्ता जो जहाँ से प्राप्त करेगा तो वहीं से शासन करेगा ना। तो बंगाल की राजधानी क्या है? उस समय कलकत्ता थी। तो कलकत्ता में अब आपको सोचना चाहिए कि 1757 से फिर 1764 यहाँ से लोगों ने यहाँ रहने शुरू कर दिया। तो राजधानी कहाँ बनाई शुरुआत में? बना दी ना, ठीक है। तो अब आपका देखिए क्वेश्चन ये था कि राइटर कहाँ, अब ये तो हम रखते नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में घुसता है कि कलकत्ता कब तक राजधानी थी, दिल्ली कब बनी, ये तो मालूम है ना। तो अगर ये मालूम है 1911 में दिल्ली राजधानी बनी थी, तो उसके पहले क्या थी? कलकत्ता थी। तो कहने का ये मतलब है कि उसके पहले यहीं से ये लोग शासन, राजा होगा तो राजधानी होगी, राजधानी होगा तो शासन करेंगे, तो वहीं से वो लोग शासन करते चले आ रहे थे, ठीक है। शासन करते चले आ रहे थे, तो उन्होंने अपनी सरकारी एजेंसी कि यानी लोगों को सूचना, अब भारत सरकार को कोई सूचना आपको देना होगा तो वो पहले अपने समाचार एजेंसी को बुलाएंगे, वो आज तक GTV को नहीं बुलाएंगे। अभी मान लीजिए प्रधानमंत्री का कोई राष्ट्र के नाम संदेश आएगा तो पहले, इसीलिए कहते हैं ना, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उसका उपयोग हमेशा करना चाहिए। जब भी आप टीवी पर देखिए कोई चीज़
तो आज तक जीटीवी कोई चीज आता है वो ब्रॉडकास्ट कहाँ से करता है वो भी लिखा रहता है, वो सरकार उसको कहाँ से दे रही है, ये सरकार उनको लाइसेंस दिया है। लेकिन सरकार अपनी जो न्यूज है ना, अगर प्रधानमंत्री कहीं से जा रहे हैं तो वो न्यूज अपनी सरकारी एजेंसी से देते हैं, वो प्राइवेटेशन नहीं है हमारे देश में, वो सरकार के पास है। तो वैसे ही ब्रिटिश सरकार ने ही यहाँ सरकारी एजेंसी के भारतीय लोगों को सूचना हम अपने एजेंसी से देंगे, तो अलग अलग समय में ये स्थापना किया था। इतना समझ में आ गया? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, तो ये तो हमने आपको इस टॉपिक को खत्म करते। अब आता है कि इस पत्रिका का प्रभाव क्या है। पी लेंगे चाय, चाय की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए, पत्रिका तो अपना काम कर रही थी, पत्रिका ने लोगों के मन में संदेश और आंदोलन शुरू कर दिया। वास्तव में अगर आपको लिखना पड़ेगा IAS के मेस में, तो पत्रिका का बहुत महत्व था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। इन्होंने लोगों को जागरूक बना दिया और लोगों को जागरूक करते करते इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये लोग खड़े हो गए और लोग आंदोलन करने लगे। तो कई पत्रिकाएं थी। अब ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि अगर इनको दूर नहीं, इन लोगों को रोकेंगे नहीं, तो हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कानून बनाना शुरू किया। तब ये क्वेश्चन आता है कि पहला ऐसा कौन गवर्नर था जिसने पत्रकारिता पर रोक लगाना शुरू किया? उस गवर्नर जनरल का क्या नाम था, आप बता दीजिए। हमारी भी बारी आएगी, आपकी बोलने का आएगी, लेकिन हम भी बुलवाएंगे आपको, इसलिए तैयार रहिए। लॉर्ड बेलेजली, ठीक है, लॉर्ड बेलेजली ये गवर्नर जनरल थे। इन्होंने सोचा कि पत्रकारिता से तो लोगों के अंदर क्रांति पैदा हो रही है, तो इसको रोकने के लिए उन्होंने एक क्या किया कि एक लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। लाइसेंस देते हैं ना, सिप कार्ड तो लाइसेंस, फिर डीएल लेना है तो लाइसेंस। तो आजकल लाइसेंस लेना पड़ता है ना, तो जो भी कोई चीज पेपर छापता है वो लाइसेंस लेता है। तो पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना वैसे ही कागज में नहीं लिख देगा, उसको हमारे यहाँ पहले रजिस्ट्रेशन, कैसे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ तब पढ़ रहे हैं, बाहर का व्यक्ति नहीं ना यहाँ पे आके पढ़ पाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो वैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाया गया, रजिस्ट्रेशन करिए, और रजिस्ट्रेशन के बाद अगर कोई अपशब्द लिखा तो उस पत्रिका को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। तो पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली ने सर्वप्रथम, इसको डेट भी लिख दीजिए, 1799 में, 1799 ईस्वी में पत्रकारिता पर प्रतिबंध लगाने की शुरुआत कर दी, लगाना शुरू किया। 1799 ईस्वी प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। प्रतिबंध लगाने का मतलब है कि आप पेपर तो छापिए, लेकिन अगर ऐसी कोई भी भाषा लिखेंगे जिससे जनसमूह हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा, तो आपका जो संपादक पेपर भी बंद कर दिया जाएगा, और जिस प्रेस से पेपर छपता है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। तो पहला काम 1799 ईस्वी में हो गया। 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग, 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के काल में पत्रकारिता, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में प्री सेंसरशिप को हटा दिया गया। प्री सेंसरशिप को हटा दिया गया। प्री सेंसरशिप एक शब्द हमने लिखा है, ठीक है, प्री सेंसरशिप, ठीक है। ये क्या होता है?
पत्रकारिता का संपादन करने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है नहीं, तो ये रजिस्ट्रेशन या फिर उसको नहीं है, ये शब्द दूसरा है। सेंसरशिप सुना है? सेंसर सुना है? सेंसर तो सुना होगा मूल्यांकन करना हैं? उन वस्तुओं का मूल्यांकन करना। नहीं, सेंसर सुना होगा ना? प्री सेंसर भी सुना होगा, सेंसर जो फिल्म से संबंधित में सुना होगा कि फिल्म बनने से पहले सेंसर के पास फिल्म जाती है, ऐसा सुनता है ना? ये सर तो वैसे ही ये सेंसर का सही ये मतलब होता है कि पहले पेपर छापने से पहले हमको दिखाइए कि आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है, तब पेपर छापा जाएगा। यानी प्रेस से जाने से पहले, जैसे किसी ने नोट तैयार किया, आपका नोट कर मान लीजिए पेपर में छपना है, लेकिन पहले हम जांच कर लेंगे कि आपने इस कागज पे क्या लिखा है। तो इसको कहते हैं प्री। जैसे कोई फिल्म बनती है तो पहले सेंसर में जाती है, तो वो पिक्चर को पहले देख के उसको कट करके तब वो समाज में आती है। तो वैसे ही अंग्रेजों ने लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ही एक नियम बना दिया था कि पहले पेपर को दिखाइए, पत्रिका को दिखाइए, तब आप पत्रिका प्रकाशन। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग थोड़ा सा उदारवादी व्यक्ति था, उसने कहा कि चलिए हम हटा देते हैं प्री सेंसरशिप, इसको हटा दिया। यानी आपको पहले दिखाने की जरूरत नहीं है, आप छाप सकते हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ कोई चीज मत छापिएगा। अगर सरकार के खिलाफ छाप दिए तो आपका पेपर क्या कर दिया जाएगा? बैन कर दिया जाएगा। तो ये प्री सेंसर जब ये क्वेश्चन आया है कि किसने हटाया था, लॉर्ड हेस्टिंग ने। लेकिन उसके बाद एक गवर्नर जनरल और आता है, जॉन एडम्स, उसने पूरी तरीके से सेंसरशिप लगा दिया कि नहीं, ये तो अनिवार्य है। इसको ऐड कर लें। 1823 ईस्वी में जॉन एडम्स ने पत्रिकाओं में पूर्ण रूप से सेंसरशिप लगा दिया। पूर्ण रूप से सेंसरशिप लगा दिया जॉन एडम्स ने, इसने तुरंत लगा दिया। 1823 ईस्वी में इसने जब लगाया तो राजा राम मोहन राय की एक पत्रिका बंद हुई। लिख लीजिए, राजा राम मोहन राय की पत्रिका मिरातुल अखबार को बंद करना पड़ा। उन्होंने सरकार के खिलाफ लिखा था, तो इस कानून के तहत उनकी एक पत्रिका बंद हो गई, मिरातुल अखबार। इसको जो है बंद करना पड़ा 1823 ईस्वी में। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर लिख देता था, नहीं मानेगा, तो उस पर जुर्माना भी कर दिया। 400 रुपये का जुर्माना था, 400 रुपये का जुर्माना या कारावास। पहली बार ये सजा भी कह दी गई कि अगर सरकार के खिलाफ कोई अपशब्द लिखते हैं तो उनको दंड भी दिया जाएगा, कारावास भी दिया जाएगा और 400 रुपया तक का जुर्माना भी दिया जाएगा। तो ये बहुत दिक्कत हो रही थी उस समय। देखिए, उस काल में कई लेखक आ गए थे, कई पत्रिकाएं लिखते थे, तो बड़ा डरते थे। अब आप ही बताइए, सरकार मनमानी काम करे हैं और हम लोग अपना विचार ना व्यक्त कर पाए, तो बड़ी दिक्कत की बात थी। तो सरकार
कैसा सरकार शासन कर रही जिसके खिलाफ हम बोल ही नहीं पाए, तो ये बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो एक गवर्नर जनरल उस समय आते हैं, वो भी बहुत उदारवादी थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उनका नाम सुना है? हाँ, उन्होंने सती प्रथा को तो बैन किया ही था। उन्हीं के समय जब वो चले गए तो एक गवर्नर जनरल आए लॉर्ड मेटकाफ, नाम सुना है? उन्हीं को मुक्तिदाता पत्रिका, उन्होंने ये जो नियम बनाया था 1823 ईस्वी में, उस नियम को खत्म कर दिया। तो लिख लीजिए, चार्ल्स मेटकाफ 1835 ईस्वी में चार्ल्स मेटकाफ ने 1823 के अधिनियम को समाप्त कर दिया। चार्ल्स मेटकाफ ने 1823 के अधिनियम को समाप्त कर दिया। चार्ल्स मेटकाफ को पत्रकारिता का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकाफ को पत्रकारिता का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चार्ल्स मेटकाफ को पत्रकारिता का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। देखिए, इस सिचुएशन में क्या हुआ, भारतीय पत्रिकाओं को बड़ी देर आराम मिल गया, क्योंकि इन्होंने ऐसा कानून बना दिया जिससे भारतीय पत्रिका में कोई भी कुछ भी लिख सकता था, कोई समस्या नहीं थी उस समय। लेकिन इसी के बाद एक क्रांति हो जाती है। कौन सी क्रांति होती है? भारत में आज़ादी से पूरे बहुत इंपॉर्टेंट क्रांति होती है, 1857 की क्रांति। 1857 की जो क्रांति होती है, इससे अंग्रेजों को बड़ी दिक्कत होती है। अंग्रेजी सरकार लगभग घुटने टेक दे रही थी। किसी तरीके से उन्होंने उस क्रांति को नियंत्रण किया। उसमें भी कई पत्रकारिताओं ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या कहते हैं, जहर उगला था। तब 1857 के अधिनियम के तहत फिर से जो इन्होंने हटाया था, वो पुराना अधिनियम फिर लागू कर दिया गया। इसको ऐड कर लें। 1857 के पत्रकारिता अधिनियम के अंतर्गत 1857 के अंतर्गत लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। लाइसेंस किस तरह वो सेंसरशिप, वही लाइसेंस और जो सेंसरशिप था वो अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए, ये तो 1857 का है। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं। आप लोगों ने देखिए संविधान तो पढ़ा ही है, ठीक है, और समवर्ती सूची भी पढ़ा होगा आप लोगों ने मूल कर्तव्य में, ठीक है। और आप पहला भी जब संविधान पढ़ते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो भारतीय एकता अखंडता की बात करते हैं ना। अगर कोई व्यक्ति हमारे देश में एकता अखंडता के खिलाफ बोलता है तो उसको क्या माना जाता है? देशद्रोही माना जाता है ना। तो आप थोड़ी देर सोचिए, जो आप शब्द कहे हैं देशद्रोही, ये शब्द एक कानून के रूप में आता है और ये ब्रिटिश सरकार लाती है। जब ब्रिटिश सरकार देखती है कि 1857 में लोग एक हो रहे हैं, तब वहाँ से एक नियम विचार होता है कि ऐसा नियम कठोर बना दिया जाए कि अगर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह हो गया। अगर कोई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलेगा
तो उसमें एक नई धारा जोड़ दी गई, धारा 124A। तो लिख लीजिए 1867 का पत्रकारिता अधिनियम है पुरानी बारह का 1867 का पत्रकारिता अधिनियम। इस अधिनियम में धारा 124A जोड़कर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह होगा, देशद्रोह माना जाएगा। इसमें देखिए इस अधिनियम धारा 124A को जोड़कर, इसमें को कर लीजिए, को जोड़कर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह माना जाएगा। अगर आप कोई भी व्यक्ति बोलना या पत्रकारिता में लिखना, बोलना मतलब लिखना, बोलना अक्सर लिखना, या बोलना मतलब लिखना, बोलना या लिखना, कोई भाषण दे या लिखे, एक ही चीज है, तो सरकार के खिलाफ माना जाएगा, देशद्रोह माना जाएगा। और आज भी धारा 124 से आज भी है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई बोलता है, एकता अखंडता अपनी गरिमा अगर बोलता है, तो हम लोग देशद्रोही हो जाएंगे। तो वैसे ही ब्रिटिश सरकार ने धारा 124A को जोड़ दिया था। इसको लिख लिया। देखिए अभी तक तो ये जितना भी कानून था ये सभी पत्रिकाओं के ऊपर था, चाहे वो अंग्रेज लिखते थे चाहे भारतीय लिखते थे, कोई भी। लेकिन अब एक ऐसा कानून बनता है जो सिर्फ भारतीयों के लिए और भारतीय पत्रिकाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात होती है। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के काल में इसको मैंने लिखा है 1878 ईस्वी में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ 1878 ईस्वी में। इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहते हैं। इसको मुंह बंद करने वाला देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। देसी भाषा क्या होती है? जो आपकी इंडिया की जो लैंग्वेज, हिंदी हुआ, बंगला हुआ, आपका तमिल हुआ, संस्कृत हुआ, गुजराती, मराठी, जो भी है, ये देसी भाषा है। तो देसी भाषा में अगर कोई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई लिखता है तो उसका पेपर जो है बंद करवा दिया जाएगा। इसमें बॉन्ड भी भरवाना पड़ता था और उसको 6 वर्ष की सजा दी जाएगी। 6 वर्ष की सजा, 6 वर्ष की सजा का प्रावधान। 6 वर्ष की सजा का प्रावधान है। एक अंग्रेजी पत्रिका है, आप लोग हो सकता पढ़े हो या सुने होंगे, पॉयनियर नाम सुना है? पॉयनियर अंग्रेजी पत्रिका पॉयनियर ने
अंग्रेजी पत्रिका पायनियर ने 1878 के अधिनियम का समर्थन किया। ये अंग्रेजी पत्रिका थी जिसने इस अधिनियम का समर्थन कर दिया। क्वेश्चन आ चुका है, 1878 के अधिनियम को का समर्थन कर दिया इसने। अंग्रेजी पत्रिका, देखिए ये पत्रिका है, बहुत जल्दी में हम लिखिए, पत्रिका पायनियर। ये हाँ, ये पायनियर बहुत फेमस है, ये इंग्लिश में ही ये पत्रिका बहुत दिन तक आज़ादी के बाद भी ये पत्रिका पेपर आता है। इसके नाम पे भी से एक सैटेलाइट भी लॉन्च हुआ है, पायनियर 11। तो ये बहुत फेमस है। तो इसने उस समय अंग्रेजी सरकार का समर्थन कर दिया कि आपने जो कानून बनाया तो इसमें 6 वर्ष की सज़ा होती थी। तो उस समय के कई भारतीय थे, एक उदारवादी होते थे, एक उग्रवादी होते थे कि नहीं थे? तो उदारवादी कौन थे उस जमाने के? उदारवादी नेता कौन थे? उदारवादी विचारधारा, हाँ, ऐसा उदारवादी नेता जिसकी विचारधारा भी उदारवादी थी। दोनों चीज़ बताइए, उदारवादी नेता बताइए। नेता में सर गोपाल कृष्ण गोखले, हाँ, दादाभाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, है ना, ये उदारवादी थे। इन लोगों ने जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना भी हो रही थी उस समय उन लोगों का जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ वो लोग आंदोलन करने के पहले उनका जो उद्देश्य था वो ये चाहते थे कि इस अधिनियम को रोका जाए। अगर ये अधिनियम नहीं रोकेंगे तो हमारे कई पत्रिकाएं बंद हो जाएंगी और सरकार क्या करेगी? मनमानी। अगर सरकार रोक दे, हम लोगों को सरकार की समीक्षा करने को रोक दिया जाए, जो एनालिसिस होता है सरकार के काम का, अगर वो रोक दे तो सरकार क्या करेगी? निरंकुश हो जाएगी, मनमानी हो जाएगी। तो जितने भी उदारवादी लोग थे और उग्रवादी भी बाद में, उन लोगों ने इस कानून का विरोध किया और ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया कि आप पहले ये कानून हटा दीजिए, ये बहुत कठिन है, 6 वर्ष की सजा अगर हो जाएगी। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? आप उन्हें मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ाई है, यस सर, ठीक है, बिल्कुल पढ़ गए, तो खत्म होने वाला है, लगभग लास्ट है। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसको अपने पत्रकारिता के लिए 6 साल की सजा हुई? लाला लाजपत राय, केसरी पत्रिका, यस सर। उत्तर तुरंत क्यों बोलते हो? सर जुबा पे रखा तो थोड़ा सा धैर्य करो, ऐसे भर दोगे क्या आंसर? एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं, आपको आता है, हमको मालूम है, लेकिन एक्साइटमेंट नहीं। देखिए ये हमने पूछा, अब देखिए बाल गंगाधर तिलक का नाम है, यस सर। उन्होंने किसने कैसे निकाला? नहीं, आधा आपको भी अधूरी जानकारी है, क्योंकि सही जानकारी है, इसलिए पूरी जानकारी लीजिए। अधूरा भी बहुत बेकार है, तो अधूरा तो और खतरा है। नहीं है वो ठीक है, तब तो तुक्का लग जाएगा, अधूरे में आदमी फंसा रहेगा कि कौन थे। लेकिन केसरी में बाल गंगाधर तिलक ने एक लेख लिखा था, उनको 6 वर्ष की सजा। कौन व्यक्ति बताएगा कि उन्होंने क्या लिखा था और उनको 6 वर्ष की सजा हो गई? अब बताइए, आप बताइए, कौन बताएगा? देखिए ये बहुत फेमस कोटेशन है, पूरे इतिहास में आप पढ़ेंगे ना, तो इतिहास आप जब बुक पढ़ते हैं ना, तो इन सब चीजों को स्वर्णिम कहा जाता है, ये अंडर, क्योंकि ये कानून तो ब्रिटिश सरकार में आप पढ़ ही रहे हैं, हम बता रहे हैं, लेकिन अब यहाँ से ये जुड़ता है कि ऐसा कौन भारतीय था कि जिसको एक शब्द लिखने से 6 साल की सजा हो गई, उसको मांडले जेल भेज दिया गया। तो उन्होंने अपनी पत्रिका मतलब पुस्तक में लिखा था, शिवाजी का नाम सुना है, ठीक है, सुना है ना? तो शिवाजी का एक युद्ध हुआ था एक व्यक्ति से, उन्होंने उसको मारा था। किसको मारा था?
लगी थी। नाम याद हो, मुगल शासक था औरंगजेब। ऐसे ही नहीं उत्तर बोलना है। देखिए शिवाजी ने अब्दुल्ला खां का नाम सुना है? सुना है? तो उनकी लड़ाई होती है, वो उसी को मार देते हैं लास्ट में। तो उन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका में लिखा था कि जैसे शिवाजी ने अब्दुल्ला खां की हत्या की थी स्वराज के लिए, वैसे ही अंग्रेजों के खिलाफ सब लोग एक हो जाएंगे। इतने ही शब्द के लिए ब्रिटिश सरकार ने इस 1878 के एक्ट के तहत उनको 6 साल की सजा सुना दी थी। तो पहले व्यक्ति थे कि जिनको 1878 के कानून के तहत 6 वर्ष की सजा हो गई थी। तो ये उस समय का बहुत घिनौना कानून था, इसीलिए इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता था। तो अनेक भारतीय पहले चाहते थे कि इस कानून को खत्म किया जाए। इसके बाद एक गवर्नर जनरल आता है जो बहुत उदारवादी था, लॉर्ड रिपन आता है और वो इस कानून को खत्म कर देता है। उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि क्योंकि वो समय गवर्नर जनरल एकदम राष्ट्रपति की तरह थे, उनसे अनुरोध किया जाता है कि आप भारतीय विचारधारा को मत रोकिए। अगर हम लोग लिखेंगे नहीं तो जनता कैसे जानेगी हमारे विचार को, हम कैसे बताएंगे। तो लॉर्ड रिपन जब बैठा गवर्नर जनरल बन के, तो उसने कहा, उसने मतलब इस एक्ट को खत्म कर दिया। तो इसको लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में 1878 के एक्ट को समाप्त कर दिया। ठीक है, ये बहुत उदारवादी, दो बहुत उदारवादी थे। इसके पहले कौन किसका बताया था? लॉर्ड मेटकाफ। लॉर्ड विलियम बेंटिंक तो थे ही, लेकिन लॉर्ड मेटकाफ हमने लिखवाया भी। तो ये भी 1882 में लॉर्ड रिपन जब बैठे तो इन्होंने भी क्या है कि ये खत्म कर दिया। इसके बाद देखिए 1908 ईस्वी को समाचार पत्र अधिनियम, (1908) को भी एक समाचार पत्र अधिनियम बनता है। उसमें एक बार कोई बंद करता है, दूसरा गवर्नर जनरल फिर लागू कर देता है। इन्होंने भी कानून लागू किया कि लाइसेंस लेना जरूरी है और क्या कहते हैं प्री सेंसरशिप भी जरूरी है। लेकिन अपील करने की अनुमति मिल गई कि 15 दिन के अंदर आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते थे। ठीक है, 15 दिन में अपील कर सकते थे। उच्च न्यायालय कहाँ पर था? पंद्रह दिन के अंदर अपील, इसको ऐसे लिखिएगा, 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर अपील की जा सकती है। अगर आपके पत्र पे बैन लगा रहे हैं तो अपील हो सकती है उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में अपील हो सकती है 15 दिन के अंदर। टाइम हो गया? चलिए थोड़ा सा और था, इसको कम कर देंगे क्योंकि आज टाइम इसको बंद दीजिएगा सर।